हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में और हमारे इस चैनल पर। मैं हूं सपना शर्मा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक। एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी स्पेशल टॉपिक बिकॉज आपकी एग्जाम जो है, जितने भी ईएसबी के एग्जाम्स हम फोकस कर रहे हैं, उन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस रीअरेंजमेंट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे लास्ट सेशन में मैंने पेपर के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि आपका जो पेपर होता है वह किस रचना में होता है, उसमें ही मैंने वोकेबलरी के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। बिकॉज लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो बेटा जी उसी सेशन का एक सेकंड पार्ट समझिए कि आज भले हम वोकेबलरी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, परंतु आज के सेशन में इस टॉपिक को हम बहुत ही बखूबी से डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये टॉपिक आपको एग्जाम में, मैं सच बताऊं तो हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। और हर साल बोलने के बजाय, जैसे आपको अंग्रेजी का ग्रामर इतना नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, जितना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहती हूँ बेटा जी ये जो टॉपिक है ये टॉपिक पूछा जाएगा। टॉपिक का नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और इसको आप बहुत सारे लोग या फिर मैं भी, हम क्लास में हमने इसको पीक्यूआरएस के नाम से पुकारा है। पीक्यूआरएस जो है ये नाम भी, इसको बहुत बार लोग इस नाम से भी बुलाते हैं। पीक्यूआरएस का मतलब ही सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है। बहुत से लोग इसको पारा जंबल भी कहते हैं, बट पारा जंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में काफी अंतर होता है। अंतर होता है बेटा जी लेंथ का, अप्रोच का। क्या होता है देखिएगा पारा जंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। पारा जंबल माने एक पैराग्राफ दिया होगा, अब वो जो भी पैराग्राफ लिखा होता है वो पैराग्राफ ना अपने एक ऑर्डर में होता है। आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी पैराग्राफ अपने एक ऑर्डर में होगा, होगा या नहीं। ऑर्डर मतलब कि भाई ये सेंटेंस ए जगह पर आना है, एक सेंटेंस बी जगह पर, एक सेंटेंस सी और उसके बाद डी सेंटेंस आएगा। जैसे ये क्रम है तो ये हुआ पैराग्राफ का क्रम। अब ये जो क्रम है, इस क्रम को ना इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ इन द सेंस, इस बी को ए के जगह पर उठाकर लिख दिया और आपसे पूछा कि सही ऑर्डर बताए पैराजंबल का। तो ये पैराग्राफ का ऑर्डर जिसको हम पैराजंबल कहते हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो एक सेंटेंस भी अपना एक ऑर्डर रखता है। एक वाक्य है, एक वाक्य का भी अपना एक ऑर्डर होता है। इससे पहले आप फर्स्ट सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लिखना चाहोगे, समझ गए। अब इसी पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ ऐसी हो जाती है, ये जो सेकंड है इसके जगह पे फर्स्ट आ जाएगा और फर्स्ट के जगह सेकंड। जैसे समझिएगा, सपोज करिएगा कि भाई अगर ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, इन पार्ट्स का अगर ऑर्डर जंबल करके रख दिया और आपको कहा कि भाई सही ऑर्डर में इसको फिक्स करिएगा, तो इसको कहा जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ताकि हम सेंटेंस को सही तरह अरेंज कर सके। और एक पैराग्राफ का जो ऑर्डर होता है ना, वो ऑर्डर अगर खराब कर दिया और उस ऑर्डर को ठीक कर रहे आप, तो उसको कहा जाएगा पैरा जंबल। तो आपके एग्जाम में ज्यादातर सेंटेंस रीअरेंजमेंट ही पूछे गए हैं, परंतु कहीं कहीं पर कुछ एग्जाम्स में मुझे पैराजंबल दिखे गए हैं। तो मैंने एक सेशन इसके पहले पैराजंबल का लिया था और ये जो सेशन है ये सेशन में सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आज कंटिन्यू करने वाली हूँ। आई होप आप सभी लोग इस सेशन को पूरा देखोगे, कभी भी कोई भी सेशन को अधूरे में नहीं छोड़ते। बिकॉज क्या होता है ना कि एक प्लानिंग होता है हर सेशन का। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम एंड के लिए रखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम पहले बता देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास आधी इंफॉर्मेशन आ गई और आधी नहीं है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। पुराणों में भी लिखा है, आप महाभारत की कहानी खोल दीजिए उसमें भी आपको दिखेगा हाफ नॉलेज से कितना बड़ा नुकसान है। समझ गए या नहीं। तो बेटा जी ध्यान में रखिएगा, आपको सेशन पूरा देखना है और एक एक पैरा नंबर सॉल्व करना है। एकदम शॉर्ट सेशन होगा, बढ़िया से आप एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट में यहाँ आपके सामने डिस्कस करूंगी, वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को आप सही से नोटिस करिएगा। ए बी सी और डी ऐसे चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में चार आपको एक वाक्य के पार्ट्स दिखते हैं, हिस्से दिखते हैं या फिर वाक्य दिखते हैं। कौन सा वाक्य किस ऑर्डर में होगा, इसके लिए आपके पास ये चार ऑप्शन दिए हैं। इन चार ऑप्शन में से एक जवाब जो है वो जवाब आप लोगों को देना है। अब अगर लाइव सेशन होता तो अब
हम जरूर पोल के थ्रू आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस का आंसर ले लेते, बट क्योंकि वी आर नॉट गोइंग लाइव, सो आप लोगों को गेस करना पड़ेगा, देन वी विल डिस्कस इट प्रॉपरली, राइट। चलिएगा, बताने की कोशिश करिए, मतलब लाइक इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको तुरंत ही इसका जो सही क्रम है वो सही क्रम बताऊंगी। आपके पास 20 सेकेंड्स है बस। चलिए पढ़िए आप, देन आई विल रीड। ठीक है, आई होप पढ़ना हो गया। बट ओवर द इयर्स इट हैज ग्रोन बियॉन्ड इट्स रूट। पर सालों तक, ओवर द इयर्स मतलब इतने सालों बाद या फिर पर्टिकुलर सालों बाद, इट हैज ग्रोन, ये अपने रूट्स के भी बियॉन्ड, उसके भी ऊपर बढ़ चुका है, वृद्धि हो चुकी है। द ऑर्गेनाइजेशन बिगैन एज अ स्मॉल क्लब ऑफ इंथुजियास्ट, इंथुजियास्ट मतलब एक्टिव पीपल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक छोटा क्लब बनकर बिगेन हुआ था। टुडे आज इट इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी इन कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मतलब जानी मानी अथॉरिटी है। With the support of experts, it works to protect endangered species globally. एक्सपर्ट्स के सपोर्ट से ये एंडेंजर्ड मतलब जो धोखे में स्पेसीज होते हैं, प्रजातियां होती है, उनको ग्लोबली, उनको जागतिक लेवल पर, वैश्विक लेवल पर, विश्व के लेवल पर क्या भाई प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करता है। चलिएगा, हमने पढ़ लिया इसको। पहले कभी भी जितना भी पारा जंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपके सामने है, उसको पूरा पढ़ लीजिए शांति से। हमारी बहुत बड़ी गलती ये होती है कि जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो तुरंत उसका जो क्रम है, जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर फिक्स करने में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, कोशिश करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इज अ प्रॉपर वे। पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद फिर देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो किसके साथ जुड़े। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जोड़ी बनाओ, मेक पेयर्स, पेयर ढूंढो, पेयर, और उस पेयर को ऑप्शन में टैली करके देखो। बट ये अभी क्या होता है ना, मैं सिर्फ जैसा टोटल 10 क्वेश्चंस में लेने वाली हूँ, उसमें 5 सवालों के साथ ऑप्शंस है और पिछले 5 के साथ ऑप्शंस नहीं दिए। ध्यान में रखिएगा, जिसके साथ ऑप्शंस नहीं है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो ऑप्शंस होंगे ही ये दिए, बट यहाँ मैंने थोड़ा एक लेवल अप करने के लिए ऑप्शंस नहीं लिखे, क्योंकि आप तुरंत ऑप्शंस में ढूंढते हो। ठीक है, बट ओवर द इयर्स इट हैज ग्रोन बियॉन्ड इट्स रूट। देखो ये ऑप्शन में क्या दिया, इट हैज ग्रोन। इसमें ना इट ये नाम का ऑलरेडी प्रोनाउन दिया है। बेटा कभी भी ध्यान में रखिएगा, अगर आपके साथ आपके स्टेटमेंट में नाउन दिया हो और प्रोनाउन दिया हो, तो सबसे पहला क्रम नाउन का आना चाहिए और उसके बाद का क्रम प्रोनाउन का आना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, और ये बात मैंने बहुत बखूबी से समझाई भी थी आप लोगों को कि पहले हम नाम लिखते हैं। देखिएगा ना, जब तक मेरा नाम नहीं आएगा तब तक मेरे लिए कोई प्रोनाउन कैसे लग जाएगा, राइट। अचानक से तो कोई भी प्रोनाउन नहीं यूज हो सकता, जब तक नाउन आप नहीं यूज करोगे तब तक। तो बेटा जी ये ए ऑप्शन तो फर्स्ट नंबर पे नहीं आने वाला है, सो बी ऑप्शन हमारा कट हुआ। द ऑर्गेनाइजेशन बिगेन एज स्मॉल क्लब ऑफ इंथुजियास्ट। यहाँ पर आपको एक नाम दिखता है, यहाँ पर आपको एक नाउन दिखता है, हाँ या ना बताइएगा, नाउन है ना बेटा। अब नाउन अगर दिया हो और बाकियों में अगर प्रोनाउन है, तो मतलब बी ऑप्शन ही आपका आंसर आ सकता है जो फर्स्ट आएगा। तो आपका बी ऑप्शन भी गया, एक तो ए आएगा नहीं तो सी आएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन के साथ हम टैली कर रहे हैं, ओके बेटा। बी, अब बी पहले लिख लिया साइड में लिखते बिल्कुल बी। See Vidya, today it is an internationally recognized authority to in conservation with the support of experts. It works to protect the endangered species globally. Okay. एक्सपर्ट्स के सपोर्ट से। अब ये जो डी ऑप्शन है ना, ये डी ऑप्शन सी के साथ जुड़ा हुआ लग रहा है, और ए ऑप्शन देखिएगा, बट ओवर द इयर्स इट हैज ग्रोन बियॉन्ड इट्स। बट बट ये कन्वेंशन, बहुत ध्यान दीजिएगा कन्वेंशन, बट ये कन्वेंशन ना कुछ तो अपोजिशन, विरोधाभास बात करता है, हमेशा विरोधाभासी बात करता है, लाइक विरोध बताता है या फिर कुछ तो अपोजिशन बताता है। अब पहले वाले में क्या कहा कि भाई ये छोटा सा क्लब था, इसमें ए में कहा परंतु सालों बाद,
ये ग्रो हो चुका है उसके रूट्स के भी बियॉन्ड, दैट मीन्स कुछ तो अपोजिट बात चल रही है और दोनों में तालमेल भी है। सो बी के बाद जाएगा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। यहां से हम वी कैन गेट श्योर अबाउट द ऑप्शन नंबर ए, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही, सी भी गया तो हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। बट परंतु फिर भी हम देखेंगे बी के बाद ए आ रहा है, सी और डी के बारे में बात करेंगे। टुडे मतलब आज ये एक रिकॉग्नाइज ऑथोरिटी है कंजर्वेशन के लिए। अब डी में दिया है सपोर्ट, एक्सपर्ट्स के सपोर्ट के साथ ये एंडेंजर्ड स्पेसीज को भी ग्लोबली करता है। तो टुडे इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ऑथोरिटी, समझ गए। सी ऑप्शन पहले आएगा और डी ऑप्शन, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन पहले जाएगा फिर सी, परंतु आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है इसलिए ये ऑप्शन हम टिक कर रहे हैं। तो विद द सपोर्ट आपने लिख लिया सी ऑप्शन टुडे और डी। कैसे सी और डी साथ जा रहे हैं देखिएगा, इसमें ना कंजर्वेशन की बात की है और इसमें भी एंडेंजर्ड स्पीशीज के प्रोटेक्शन की बात की है। तो बेटा जी ये दोनों भी चीजें एक दूसरे से तालमेल रखती है, इसलिए जोड़े बनाने में मीनिंग वाइज दोनों के अंदर एक ही अर्थ निकलने की ज्यादातर हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, शंकाएं है या फिर हम बोलते हैं चांसेस है। इसीलिए ए ऑप्शन आपका आंसर होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हम इसको एक बार टैली करते हैं। The organization began a small club of enthusiasts, but over the years it had grown beyond its roots. ठीक है। Today it is an internationally recognized authority. With the support of experts, it works to protect endangered species globally. देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन आना चाहिए बी, ए, डी और सी, क्योंकि सी है ना एक कंक्लूजन देने की कोशिश कर रहा है, आज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ये हो चुका है ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है। बट इट्स ओके, वी डिडंट हैव एनी ऑप्शन इसके तरह, और नन ऑफ द अबव भी नहीं था, इसलिए ए ऑप्शन हमने चूज कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से देखिए, एक मिनट रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हमें ध्यान में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 1 से हमें ये समझ आता है कि पॉइंट नंबर, अभी क्या करेंगे ना एक एक पेज पर नोट्स निकाल के रखेंगे ताकि आप लोग बढ़िया से अपने जब भी आप जो भी कॉपी पेन आपके पास है उसमें आप अपने क्या कहेंगे इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो चीजें लिख रहे हैं। ट्रिक ऐसा करिएगा, ट्रिक्स। पॉइंट नंबर, अगर नाउन्स दिया है और प्रोनाउन भी दिया है तो क्या करेंगे, नाउन एट फर्स्ट, नाउन एट फर्स्ट पोजिशन एंड देन प्रोनाउन, उसके बाद प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ लिख कर दे रही हूँ, इसके पीछे का मकसद यही है कि आप लोग भी लिखिएगा इसी समय यही पर। तो वही जैसे पहले नाउन की पोजीशन और फिर बाद में प्रोनाउन की पोजीशन ध्यान में रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमने डिस्कस कर लिया, इसको हमने सेव भी कर लिया। आप ध्यान से इसको क्या करेगा, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पहले पढ़ने के बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पढ़ो ए बी सी डी, ऐसे अभी वो ए पहले आ गया बी अंदर धस गया, कोई बात नहीं। पढ़ लिया होगा, चलिएगा। However, a closer look reveals the potential impact of technology on our mental well-being. The convenience of digital tools has undeniably transformed modern life. Many studies show a correlation between screen time and increased stress level. It's clear that managing digital habits is crucial for mental health. पढ़िए इसको, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले ऑप्शन में आपको एक कंजम्पशन दिखती है हाउ एवर,
हाउएवर ये जो कंजंक्शन है ये या तो अपोजिट बताने की कोशिश करती है या तो ये कंटिन्यू करता है, जो भी आप टॉपिक कहते हो ना वो टॉपिक। जैसे बहुत सी बार हाउएवर ये सेंटेंस में बट का काम करता है, बट परंतु जैसे काम करेगा वैसे, या तो ये सेंटेंस में ऑल्सो इस कंजंक्शन का जरूर काम करेगा, ध्यान में रखिएगा। तो हम पढ़ते हैं हाउएवर अ क्लोजर लुक रिवील, एक क्लोजर लुक बताता है कि पोटेंशियल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी का हमारे मेंटल वीक पर। ओके, द कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल टूल्स हैज अनडिनाइबली ट्रांसफॉर्म मॉडर्न लाइफ, ये तो कोई पहले नहीं लगता है। मेनी स्टडीज शो को रिलेशन। अब क्या होता है ना, हाउएवर से क्योंकि स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो दिस शुड नॉट बी द फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज हाउएवर ये कनेक्टर का काम करता है, इसके पहले कोई तो बात होनी चाहिए तब जाके हम हाउएवर से सेंटेंस ज्यादातर शुरू करते हैं। तो हाउएवर से फर्स्ट मतलब ए ऑप्शन तो वैसे डिलीट कर दो आप, ए ऑप्शन गया। बी, द कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल टूल्स हैज अनडिनाइबली ट्रांसफॉर्म मॉडर्न लाइफ। ठीक है, ये हो सकता है हमारे मॉडर्न लाइफ को काफी बदल दिया है, किसने? डिजिटल टूल्स के कन्वीनियंस ने। मेनी स्टडीज शोज कोरिलेशन बिटवीन स्क्रीन टाइम एंड स्ट्रेस लेवल। ठीक है, इट इज क्लियर दैट मैनेजिंग डिजिटल हैबिट्स इज क्रूशियल फॉर मेंटल हेल्थ। ये तो भाई सोल्यूशन की बात कर रहा है, देखिएगा ना, डिजिटल हैबिट्स मैनेज करना ये बड़ा जरूरी हो चुका है, ये है सोल्यूशन। तो ये मोस्टली कंक्लूजन का पॉइंट हो सकता है। ठीक है, देखते हैं हम। ओके, अभी ऑप्शन में दिया है कन्वीनियंस जो है इसने काफी बदल दिया है, और इसमें बोल रहा है हाउएवर, हाउएवर मतलब तथापि, बट का काम कर रहे हैं। एक क्लोजर रिवील बताता है कि इसका हमारे मेंटल बीइंग पर बहुत इम्पैक्ट है। लाइक बी के बाद ना ए जरूर आएगा, बी एक दूसरे से जुड़े हैं। सी में दिया है बहुत स्टडीज बताते हैं स्क्रीन टाइम का स्ट्रेस लेवल का दोनों का को रिलेशन। तो भाई सी पहले आ जाएगा और डी एंड में जाएगा। बी एस सी डी, बी एस सी डी ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब। बी के बाद ए आ रहा है, व्हाई? बिकॉज बी और ए एक दूसरे के अपोजिट है और इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन एकदम परफेक्ट है। सी और डी साथ में जाएंगे, वैसा देखा जाए तो सी का बहुत ज्यादा कोई कोरिलेशन नहीं है डी के साथ, रिलेशन नहीं है डी के साथ, परंतु सी में वही बात की है जो डी में जिसका सोल्यूशन बताया है। सी में एक प्रॉब्लम डिस्कस किया है कि भाई स्ट्रेस लेवल और स्क्रीन टाइम इन दोनों का एक बड़ा अच्छा कोरिलेशन है। और डी में दिया है ये बड़ा क्लियर है कि मैनेजिंग डिजिटल हैबिट, अपने डिजिटल आदतों को मैनेज करना, ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। तो ध्यान में रखिएगा सी और डी इन दोनों ऑप्शन में इसमें प्रॉब्लम डिस्कस किया है और डी ऑप्शन में इसका सोल्यूशन डिस्कस किया है। तो यहां से वी कैन गेट क्लियर अबाउट इट दैट ये जितनी भी चीजें दे रखी है आपको ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है ही। अब यहाँ कौन सी ट्रिक काम में आ गई मैम? तो यहाँ बेटा जी काम में आने वाला ट्रिक है कंजंक्शन हाउएवर। विच कंजंक्शन ने हमको, कौन से कंजंक्शन ने हमको यहाँ पर मदद की है? तो मैम हाउएवर, हाउएवर एक ऐसा कंजंक्शन है बेटा जो कंजंक्शन आपको अपोजिट आइडिया दिखाने के लिए मदद करेगा। अपोजिट आइडियाज, लाइक ए और बी में जो तालमेल था वो अपोजिशन का था, ए बुराई कर रहा था और बी तारीफ कर रहा था, तो हमने हाउएवर से उन दोनों को जोड़ दिया। और सी और डी ऑप्शन का मीनिंग जो है वो मीनिंग सही तरह से निकल रहा था। तो ये ट्रिक बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कंजंक्शंस मैटर अ लॉट, लाइक मैं कुछ और कंजंक्शंस के बारे में बात करूंगी, लाइक एक बट, एक स्टिल, इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्टेड या फिर कॉन्ट्रास्टिंग बात करना, कॉन्ट्रास्ट, येट, दो, या फिर ऑल दो हम कहते हैं। ध्यान में रखिएगा येट कनेक्टर का काम करता है, ठीक है, ये स्टार्टर के काम करते हैं, दो और दो, कॉन्ट्रास्टिंग ऑल्सो स्टार्टर, और स्टिल ये कनेक्टर।
और बट ये भी कनेक्टिव। तो कनेक्टर स्टार्टर का कॉन्सेप्ट मैं समझा के क्लियर करूंगी। देखिए बेटा, अगर कोई एक कंजंक्शन ए और बी सेंटेंस के सामने आकर इनको जोड़ने की कोशिश करता है तो इसको कहा जाएगा स्टार्टर, स्टार्ट कर रहा है ना। और कोई एक कंजंक्शन ए और बी के बीच में आकर उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो इनको कहा जाएगा कनेक्टर। तो इससे क्या होता है ना, इससे ये पता चलता है कि भाई बी के पहले ए आएगा, और इससे पता चलता है कि बी के पहले ए और ए के पहले कंजंक्शन, लाइक कंजंक्शन के साथ जो भी वाक्य है वो जिसके साथ कंजंक्शन नहीं है उसके पहले आ जाएगा, और बी के जो कंजंक्शन के साथ है वो बाद में आएगा। ये पता चलता है कनेक्टर की वजह से, और स्टार्टर की वजह से पता चलता है कि जिसके साथ कंजंक्शन है वो पहले आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी बातें हैं। क्या होता है ना, हम इतना गहराई से सोचते नहीं है, एक बार की मेहनत होती है। मैं एक क्लास में बहुत बार कहती हूँ कि बेटा जी अंग्रेजी ये लाइफ टाइम पैच होती है, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़िएगा, एक बार बढ़िया से मेहनत करके बहुत जान लगा के इंग्लिश को प्रिपेयर कर लो, और फिर बस रिवाइज करो, फिर बस मॉक सॉल्व करो, दैट्स इट। ठीक है, बार बार कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ा जाता। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3। It is aimed to be a place where intellectuals could share ideas freely. ये प्लेस थी जहां पर इंटेलेक्चुअल्स अपनी आइडियाज फ्रीली शेयर करते थे। ओवर टाइम, समय के साथ, दिस सैलो becomes a hub for political and cultural discussions. ये जो सैलो है ये एक पॉलिटिकल और कल्चरल डिस्कशन का हब बन चुका था। She founded her salon in the heart of the city. Notable philosophers and artists regularly gathered at her home. ठीक है, नोटेबल मतलब जाने माने, पॉपुलर, फेमस। पढ़ लिया जी इसको, चिंतन करिएगा इसका, लाइक इसका एक बार देखिएगा, इसको सोचिएगा। It aimed to be a place where intellectuals could share ideas freely. इसका उद्देश्य था एक ऐसी प्लेस बनना जहां पर इंटेलेक्चुअल्स अपने आइडियाज फ्रीली शेयर कर सके। यहां पर दिया है एक प्रोनाउन, और प्रोनाउन से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर कहीं तो नाउन दिया है तो भाई हम देखते हैं कि नाउन दिया है कहीं। ओवर टाइम दिस सैलो बिकम्स अ हब फॉर पॉलिटिकल। ठीक है, यहाँ पर सैलो के बारे में बात की है। She founded her salon in the heart of the city. Notable philosophers and artists regularly gathered at her home. उसके घर आया करते थे। ये घर नहीं होना चाहिए, ये सैलो होना चाहिए। उसका घर अगर हमने कर दिया तो ये तो विपरीत ही हो जाएगा ना, ये सैलो होना चाहिए। She founded her salon in the heart of the city. ये सबसे पहला सेंटेंस निकल रहा है, क्यों? ओवर टाइम दिस सालो, दिस मतलब ये सालो, ये सालो मतलब पहले इसका कुछ तो डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, नोटेबल फिलोसोफर एंड आर्टिस्ट रेगुलरली गैदर एट हर सैलो। एट हर सैलो ये भी बोला, इसका कुछ इंट्रोडक्शन नहीं है, और ए ऑप्शन में तो इंट्रोडक्शन नहीं है, तो भाई हमारा सी ऑप्शन ही इंट्रोडक्शन आ रहा है, और सी ऑप्शन बताने वाला एक ही ऑप्शन है बी। सी के बाद डी दिया है, नोटेबल मतलब बहुत जाने माने फिलोसोफर आर्टिस्ट उसके सैलो में आया करते थे। इसका एम था कि इंटेलेक्चुअल्स अपने आइडिया शेयर करें, और ओवर टाइम ये एक सैलो बिन बन गया एक हब पॉलिटिकल और कल्चरल डिस्कशन का। तो आपका आंसर आएगा बी, और बी आपका जवाब है, बिकॉज सब लोग सिंक में हो रहे हैं। तो ये बड़ा आसानी से जवाब आपने ढूंढ लिया होगा, बड़ा इजी, जो पारा जंबल कहो या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सॉरी, या इसको आप पीक्यूआरएस कहो,
बड़े आसानी से हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर। ये कैसे आया, तो इसके पीछे कोई ट्रिक नहीं थी, ये हमने पूरी तरह से मीनिंग के साथ समझ कर ही हमने इसको बढ़िया से लिखने की कोशिश की है। क्या होता है ना, देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं नाउन और प्रोनाउन की, उससे बड़े आइडियाज क्लियर होती है, उससे आइडियाज बहुत क्लियर होती है। अब ध्यान में रखिएगा, नाउन और प्रोनाउन का रूल बहुत सी बार काम उस जगह नहीं करता जिस जगह नाउन दिया ही नहीं है। सारे वाक्यों में बिल्कुल प्रोनाउन ही आपको दिखता है, अगर नाउन नहीं दिया है तो फिर मुश्किल है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल पढ़ लिया है। आगे के प्रश्न की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, पढ़िएगा पढ़िएगा और फिर हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। मुझे ऑप्शंस में कुछ तो गड़बड़ लगती है, बट स्टिल वी विल सी। ऑप्शंस में गड़बड़ लगती है, एक काम करिएगा, आप ऑप्शंस नहीं ढूंढिएगा। He was a true pioneer, inspiring others with his determination, resilience. Despite facing criticism, he never swayed from his original goals. His journey was filled with challenges, from financial constraints to public opposition. He ultimately succeeded in bringing his vision to life. ओके, इसमें नाउन दिया है बेटा? जी नहीं, तो यहाँ नाउन प्रोनाउन का रूल लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहला देखो, पढ़िए। अब क्या करना है आपको, न ज्यादा कंजम्पशंस दिए हैं न नाउन प्रोनाउन दिया है, तो आपको मीनिंग्स के डॉट्स कनेक्ट करने। तो हम अंडरलाइन करते हैं जो जो चीजें मैच कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। तो सबसे पहला मैच करने वाली जो चीज है ना, वो ग्रीन में हम अंडरलाइन करेंगे। ही वॉज अ ट्रू पायनियर, इंस्पायरिंग अदर्स विद हिज डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस, डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिजम्स। ओके, ये दोनों एक दूसरे से अलग है। हम सबसे पहले क्रिटिसिजम्स पे बात करते हैं, लाइक कुछ तो रॉन्ग होने की बात चल रही है। हिज जर्नी वाज फिल्ड विद चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस, ये भी रॉन्ग है कुछ। कंस्ट्रेंट्स टू पब्लिक ऑपोजिशन, मतलब क्रिटिसिज्म। तो भाई बी और सी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, बी एंड सी आर कनेक्टेड, परंतु अब सवाल ये है कि बी पहले आएगा या सी पहले आएगा। तो सी पहले जाएगा मैम, और फिर जाएगा बी। ओके, पहली पेयर बना ली सी और बी। उसके बाद, क्योंकि देखिएगा उसकी जर्नी चैलेंजेस से भरी हुई थी, और बी में कहा है डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म फेस करने के बावजूद भी। डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, और यहाँ जो कंजंक्शन है वो कंजंक्शन है डिस्पाइट, और इसका बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, मतलब जब भी आपको ऑपोजिट बात करनी है तो आप डिस्पाइट का यूज करोगे, और के बावजूद, और ये काम करता है अब जैसे बोथ स्टार्ट एंड कनेक्ट, दोनों का काम ये करेगा, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ये कनेक्टर का काम करता है। सी में बताया है कि ये सारे चैलेंजेस उसके सामने थे, और बी में कहा कि क्रिटिसिज्म फेस करने के बावजूद भी उसने कभी भी उसके ओरिजिनल गोल से वो दूर नहीं हटा या दूर नहीं गया। तो सी के बाद बी आ गया। चलो ठीक है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। सी और बी, सी और बी, सी और बी कहाँ दिखता है भाई? ऑप्शन नंबर डी में दिखता है। स्टिल हम एक बार चेक कर लेंगे बढ़िया से। ये ऑप्शन दिया है, ही वॉज ए ट्रू पायोनियर। पायोनियर मतलब शुरुआत, संशोधक, कुछ तो शुरू करने वाला व्यक्ति, जिसको हम पायोनियर कहते हैं। कुछ क्रिएटर, इंस्पायरिंग अदर विद हिज डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस, वो इंस्पायर करते थे दूसरों को, ठीक है। एंड ही अल्टीमेटली सक्सीडेड। अच्छा, ओके, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन में कहा है कि वो ओरिजिनल गोल से कभी नहीं हटा, एंड डी ऑप्शन में दिया है वो अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मतलब फाइनली सक्सीड हो गया उसके विजन टू लाइफ। तो भाई सी, बी और डी ये तीन साथ में आ गए। अब बच गया है ए हमने सामने लिख लिया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर, परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही तरह से और सही, क्या कहेंगे भाई हम, लेवल से, सही अप्रोच से हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश की है। तो यहाँ की ट्रिक थी कंजंक्शन डिस्पाइट, ध्यान रखिएगा। यहाँ कंजंक्शन डिस्पाइट ने हमें बहुत मदद की है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाएंगे। यहां तक हमने, अब देखिएगा 5 तक ही आपको ऑप्शंस मैंने प्रोवाइड की है, इसके बाद ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आराम से पढ़िएगा,
और जवाब देने की कोशिश ऑफ कोर्स करिएगा। मतलब आप अपने जवाब लिख के रखिएगा, फिर टैली करिए कि आपका जवाब सही है या गलत। चलिए पढ़ रहे हैं। थ्रू बुक्स पीपल गेन इंसाइट्स इनटू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस। बुक्स के वजह से, बुक्स के थ्रू, उनके साधन से, उनकी वजह से रीडिंग ऑफन सीन एज अ वे टू एस्केप इनटू अनदर वर्ल्ड्स, दूसरी दुनिया में जाने का एक तरीका माना जाता है रीडिंग को बहुत सी बार। एस्केप इनटू अनदर वर्ल्ड्स, दूसरे दुनिया में जाकर छुप जाने का, इसके मतलब छुपना है। तो भाई अब ये शब्द शार्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन, हाउएवर इट आल्सो फोस्टर्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ये एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को भी फोस्टर करता है, लाइक ये उसको भी क्या कहेंगे हम, फ्लरिश करने की कोशिश करता है। डी ऑप्शन कहता है दिस हैबिट कैन आल्सो लीड टू पर्सनल ग्रोथ एंड ब्रॉडन वंस वर्ल्ड व्यू, ये हैबिट पर्सनल ग्रोथ भी करवाती है और खुद का वर्ल्ड व्यू भी क्या करवाती है, ये बढ़ाने की, ब्रॉडन करने की मदद करती है। ठीक है, ज्यादातर हमको ये लगता है कि बी ऑप्शन से स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होगी। बी ऑप्शन इज द इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट। देखिएगा इसमें दिया है रीडिंग में प्रॉपर, अभी इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन में नाउन दिए होते हैं, प्रोनाउन नहीं। इंट्रोडक्शन अपने आप में पूरा मीनिंग देने वाला स्टेटमेंट होता है। तो यहां से हमें चाह रहा है कि बी ऑप्शन ही में, बी ऑप्शन में ही ये सारे गुण हैं कि इसमें नाउन भी यूज किया है और इसका मीनिंग भी पूरा निकल रहा है। तो रीडिंग इज ऑफन सीन एज अ वे टू एस्केप इनटू अनदर वर्ल्ड्स। ठीक है भाई, मान लिया। बी ए, किताबों के द्वारा अलग अलग एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव्स हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर्सपेक्टिव्स की बात की है। पर्सपेक्टिव नजरिया है ना, एक्सपीरियंसेस अनुभव। इट ऑल्सो फोस्टर, ऑल्सो की बात की है। ऑल्सो मतलब क्या है, ये और भी मतलब इसके पहले कुछ तो है, तो इसके पहले कुछ तो होगा। तो इसके पहले क्या, ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, सॉरी बी ऑप्शन दिख रहा है। अब कहाँ है दिस हैबिट, कहाँ है बेटा दिस हैबिट। दिस हैबिट मतलब ये आदत, कैन ऑल्सो लीड टू पर्सनल ग्रोथ एंड ब्रॉडन। ये हैबिट, ये आदत, आदत तो रीडिंग ही है। हाँ जी, तो ये आदत और रीडिंग मतलब डी ऑप्शन बी के ऊपर डिपेंड करता है, तो बी आएगा पहले और डी जाएगा उसके बाद। ठीक है, यहां रीडिंग दिया है नाउन और यहां दिस हैबिट दिया है प्रोनाउन। तो बी और डी, अब बी और डी के बाद हम सी और ए की बात करेंगे। बी और डी के बाद सी और ए। अब पहले सी या ए, तो पहले सी आएगा क्या देखते हैं। हाउएवर, हाँ उसके ही साथ ये एम्पथी, एम्पथी मतलब हमारे अंदर एम्पथी की भावना होती है, जहां पर हम लोगों के दुख समझ सकते हैं, उसको कहते हैं एम्पथी। और अंडरस्टैंडिंग की भावनाएं लाती है, और किताबों के द्वारा हम अलग अलग एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। जी हाँ, तो सी ऑप्शन आपका थर्ड जाएगा, लाइक तीसरे पार्ट में सी और ए साथ हो जाएगा। तो भाई हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन आर राइट आंसर। वैसे तो आपने ऑप्शन से कब का गैस कर लिया होगा, बट क्योंकि आई हैव टू एक्सप्लेन सम थिंग्स टू यू, इसीलिए फिर मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन करके ही सेशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो खत्म करूं। यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, 5 सवाल हमने सॉल्व किए विथ ऑप्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमारी पता चली है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपने जरूर अपने किताब में नोट डाउन कर ली होगी, तो वो बहुत बढ़िया से समझ कर, सोच समझ कर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के ओर। यहां तक बिल्कुल क्लियर। अच्छा, इस सवाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या था, क्यों समझ में आया हमको ये, बिल्कुल
तो एक तो ऑल्सो ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, ऑल्सो ना वर्ड बताता है कि इसके पहले कोई तो बात हुई है। देखिए ऑल्सो का अर्थ क्या होता है हिंदी में, मतलब अनुवाद होता है और भी, और भी या ये भी। अब ये भी हम कब कहते हैं, जब उसके पहले हमने कुछ कहा हो। अगर इसके पहले कुछ कहा हो तब कहते हैं ये भी। समझ गए? तो ऑल्सो ये वर्ड को बिल्कुल अपने दिमाग में बहुत ही शांति से सोच समझकर ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। सच लीडर्स इमर्ज एज अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज। पढ़िएगा इसको, पहले पढ़िएगा। या ऑप्शंस नहीं दिए हैं। इट इज गोइंग टू बी क्वाइट, क्या कहेंगे हम, नॉट क्वाइट बट लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके। Such leaders emerged as a bridge between traditional values and modern aspirations. Traditional values और modern aspiration में ये ब्रिज बनते हैं। एस्पिरेशन मतलब आकांक्षाएं, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक जो अपनी वैल्यूज है, उन वैल्यूज के बीच एक ब्रिज बनता है। टुडे दे एडवोकेटेड, अब देखिएगा बेटा जी, दे इज अ प्रोनाउन ना, तो नाउन प्रोनाउन का रूल अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स में जरूर नाउन दिया होगा या दिया है, तो दे तो बाद में आएगा। Several reforms during Indian independence movement played a crucial reformers, I'm so sorry, reformers मतलब हम कहेंगे वो लोग जिन्होंने बदलाव लाया है, ऐसा कहा जाता है पहली बात तो रिफॉर्मर। या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों को भी हम रिफॉर्मर्स कहते हैं। तो भाई कुछ ऐसे समाज में काम करने वाले लोग थे जिसको हम समाज सुधारक कहते हैं। तो समाज सुधारक ये हिंदी में अनुवाद हुआ। कुछ ऐसे सेवरल, सेवरल मतलब काफी, थोड़े काफी सुधारक थे, समाज सुधारक थे इंडिपेंडेंस के समय मोमेंट में जिन्होंने क्रूशियल रोल परफॉर्म किया। उनके एफर्ट्स कंट्रीब्यूटेड, they contributed, right, their efforts contributed significantly to India's socio political transformation। यहाँ रिफॉर्मर्स और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशंस, ध्यान में रखिएगा, सी और डी जोड़ी बना रहा है, एक पेयर बना रहा है। उनके एफर्ट जो है उन्होंने सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कंट्रीब्यूट कर लिया है पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में। एंड दे एडवोकेटेड फॉर सोशल रिफॉर्म्स टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड सच लीडर्स। ओके, एक मिनट। अच्छा एक काम करते हैं, सी और डी को हटा देते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद अभी समझ आ रहा है सी ऑप्शन जो है ये तो फर्स्ट आएगा। ठीक है। इसके बाद अभी डी ऑप्शन में ना उनके एफर्ट्स की बात हुई है और ए ऑप्शन में उन्हीं लीडर्स की बात हुई है। तो यही लीडर्स, यही सेवरल रिफॉर्मर्स, पहले नाउन आ गया और फिर इनको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन में सच लीडर्स ऐसा लिखा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कारणवश आपका जो ए ऑप्शन है ये सेकंड पोजीशन पे जाएगा, तो सी के बाद ए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दे एडवोकेटेड, अब उनके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक प्रोनाउन यूज करेंगे। उन्होंने एडवोकेटेड किया सोशल रिफॉर्म्स, तो भाई हम बी ऑप्शन ले लेंगे थर्ड पोजीशन पर, और फोर्थ पोजीशन पर हम डी ऑप्शन लेंगे। इसका मैं बताती हूँ मकसद। इसमें ना डी ऑप्शन में
उनके प्रयत्न, उनके एफर्ट्स के बारे में बात की गई है। उनके एफर्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के सोशियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। तो भाई डी ऑप्शन आपका ए। तो आपका आंसर आएगा यहाँ CABD। CABD ध्यान में रखिएगा। सी ऑप्शन फर्स्ट आता है जस्ट बिकॉज इसमें सेवरल रिफॉर्मर्स ये नाउन दिया है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। ए ऑप्शन सेकंड आता है बिकॉज इसमें इन्हीं लीडर्स के बारे में बात हो चुकी है। बी ऑप्शन थर्ड आता है क्योंकि वही लीडर्स के लिए दे ये प्रोनाउन यूज होता है। और डी ऑप्शन फोर्थ आता है लास्ट बिकॉज इसमें बिल्कुल अलग ये वाक्य है, देयर एफर्ट्स के बारे में बात की है, उनके एफर्ट्स, उनके प्रयत्न जो है उनके बारे में बात की है। तो ये डी ऑप्शन हमारा एंड जाएगा, लेकिन फोर्थ पोजीशन पे आएगा। तो आपका आंसर निकलेगा CAB और D। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा मतलब आप लोगों को ना ये चीज बहुत ज्यादा समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़िएगा इसको। आपके पास 20 सेकेंड्स है, यू जस्ट रीड इट आउट इन 20 सेकेंड्स। आगे की बात आई एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 7, this accountability is exercised through various tools like questions and motions। ये जो अकाउंटेबिलिटी है इसको निभाया जाता है अलग अलग टूल्स और क्वेश्चंस और मोशन से, ठीक है। इट एंश्योर्स दैट एग्जीक्यूटिव रिमेन्स अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटर। एंश्योर ये बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव कार्यकारी विभाग है ये अकाउंटेबल होना मतलब रिस्पॉन्सिबल होना कायदों के लिए, लेजिस्लेचर के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान प्रोवाइड करता है, पहुंचाता है हमारे तक, हमको देता है पार्लियामेंट्री फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संसद। संसद का जो फॉर्म होता है, पार्लियामेंट्री जो फॉर्म होता है, लाइक पार्लियामेंट के फॉर्म्स होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा होगा, ऐसा अलग अलग 2 हाउस होंगे वगैरह वगैरह, इस तरह मीटिंग होगी, इस मीटिंग का ये हेड होगा, इस तरह सेशंस होंगे, ये सारे फॉर्म्स हम कहते हैं। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दस स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, ठीक है, पार्लियामेंट्री। अब देखिएगा बेटा, सी और डी ऑप्शन में एक बड़ा कॉमन वर्ड आपको दिखता है, इधर पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में बात हुई है और डी ऑप्शन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो एक तालमेल जुड़ता है दोनों का। हाँ जी, तो सी और डी को हम थोड़ा साइड में रखते हैं। दिस अकाउंटेबिलिटी इज एक्सरसाइज। दिस अकाउंटेबिलिटी मतलब ये अकाउंटेबिलिटी मतलब ये जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मीन्स जिम्मेदारी निभाई जाती है। तो ये जिम्मेदारी माने कोई और जिम्मेदारी की बात की है जी नहीं। तो भाई ए ऑप्शन तो आपको शुरुआत नहीं करते हुए दिख रहा है। बी में दिया है ये इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव ही अकाउंटेबल रहेंगे। तो अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार रहेंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो ये थोड़ा तालमेल खाने की कोशिश कर रहा है। ये बताता है कि मतलब बी और ए ये स्टार्ट नहीं करते, सी और डी में से कोई भी एक वर्ड स्टार्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन वुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन। सी सी आपका फर्स्ट होगा
कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। वाई? बिकॉज इट इज फर्स्ट, बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूसिंग, इंट्रो है ये। तो इसके बाद आपका डी ऑप्शन आएगा, क्या देखते हैं? नहीं, डी ऑप्शन भले ही ये दोनों में तालमेल है, बट डी ऑप्शन में कहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डज, डज मतलब इसीलिए, इसीलिए इसी वजह से, इसीलिए ना हमेशा सेंटेंस में रिजल्ट शो करने की बात करते हैं मेरे बच्चे। रिजल्ट कब दिखाया जाता है? जब आप सारा डिस्कशन कर लो, तब एंड में आप परिणाम दिखाने की कोशिश करते हो। तो भाई आपने सारी बातें कर ली है और बाद में आप रिजल्ट के बारे में बात करते हो। तो ये जो दस ये वर्ड है, ये रिजल्ट बताता है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट एंड में आने के ज्यादा चांसेस आ चुके हैं। तो डी छोड़ दिया हमने। सी बी में दिया है ये इंश्योर करता है, हाँ ये मतलब इट मतलब क्या भाई? प्रोनाउन है, इधर नाउन दे दिया, इधर प्रोनाउन है, माने ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन, बिकॉज सी के बाद आ रहा है। चलेगा ए। अब इसे बोला है कि वही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और ए में दिया है यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब यही अकाउंटेबिलिटी। तो भाई ये भी थर्ड ऑप्शन है, और आपका फोर्थ में जा रहे हैं डी। तो डी बराबर एंड में हुआ, तो हमारा जो सही आंसर निकल रहा है यहाँ पर, वो निकल रहा है सी, बी, ए और बी। यहाँ क्या ध्यान में रखा आपने? यहाँ की ट्रिक थी बहुत बड़ी, द ऑप्शन और नाउन प्रोनाउन। बहुत प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। इसको ना नॉन ग्रामर पार्ट कहा जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इनको नॉन ग्रामर पार्ट कहते हैं। मतलब भले ही हम लोगों को नॉन ग्रामर के नाम से उसको पढ़ाया नहीं गया है कभी भी स्टेट पीएससी को, परंतु जो बैंकिंग और एसएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, जिसको मैं पढ़ाते वक्त नॉन ग्रामर बोलती हूँ, तो नॉन ग्रामर जो है, ये नॉन ग्रामर, ग्रामर, वोकैबलरी, आपके मीनिंग्स, आपको अंग्रेजी का कितना समझ आता है, आपकी समझदारी क्या है, लॉजिक क्या है, तो इन सारे चीजों को टेस्ट करते हैं। तो इन एंड ऑल अगर मैं कहूं तो आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ये जाना जाता है नॉन ग्रामर के पार्ट से। ग्रामर से आपका सिर्फ ग्रामर टेस्ट होगा, वोकैबुलरी से शब्दों का ज्ञान, परंतु नॉन ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके शब्दों का ज्ञान, आपकी वोकैबुलरी और आपका ग्रामर सब टेस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से रख लिया है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है मीनवाइल इस कंजंक्शन से। मीनवाइल इस कंजंक्शन का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। मीनवाइल का अर्थ होता है उस दौरान। Meanwhile, regions like the Deccan Plateau favor crops like millets and pulses. These variations influence the types of crops cultivated in different regions. ये जो variations है ये influence करते हैं अलग अलग प्रकार के धान को, crops को, जो कि अलग अलग regions में, different regions में हम cultivate करते हैं। The northern plains, northern side के, north side के जो plains है, मैदान है, फॉर इंस्टेंस आर आइडियल फॉर विट एंड राइस कल्टीवेशन। विट और राइस के उपज के लिए ये जाने जाते हैं, आइडियल है। इंडिया ज्योग्राफी इज मार्क्ड बाय डाइवर्स क्लाइमेटिक रीजन्स एंड फिजिकल फीचर्स। भारत का जो भूगोल है वो भूगोल जाना जाता है, मार्क का है बहुत क्लाइमेट रीजन्स ने और फिजिकल फीचर्स के द्वारा। आई मीन इसका जो भौतिक, जो फिजिकल फीचर है वो बड़ा ही डाइवर्स है, वगैरह वगैरह ऐसी कुछ चीजें दे रखी। पढ़ लिया बढ़िया से। मीनवाइल मतलब जबकि, उस दौरान।
रीजन्स डेक्कन प्लेटो के जैसे जो रीजन्स है वो क्रॉप्स, माइलेट्स और फल। मीनवाइल्स, मीनवाइल एक ऐसा कंजंक्शन है जो जोड़ता है, तो इसको ना हम किसी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। दीज वेरिएशंस की बात की है, तो भैया दीज वेरिएशंस मतलब ये बदलाव। अब ये बदलाव माने कोई तो बदलाव के बारे में बात होनी चाहिए। बी ऑप्शन कहीं पर तो डिपेंड करता है, तो बी ऑप्शन ही फर्स्ट नहीं आएगा। द मदन नदन प्लेन्स फॉर इंस्टेंस मतलब इसीलिए, इसी वजह से माने आपने रिजल्ट बताया है, आपने रिजल्ट बताया है तो आप ऑफ कोर्स एंड में, या तो एंड के जो स्टेटमेंट होता है उनमें ही आप इंस्टेंस के तौर पे बात करते हो। तो नदन प्लेन्स रिजल्ट्स में इसके वजह से विट और कल्टीवेशन के लिए क्या है भाई, आइडियल है। भारत के ज्योग्राफी, अच्छा ठीक है, डी ऑप्शन बराबर प्रॉपरली आपको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है भारत के ज्योग्राफी। सो दिस इज इंट्रोड्यूसिंग व्हाट, इज इट इंट्रोड्यूसिंग इंडिया के ज्योग्राफी। सो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। डाइवर्स क्लाइमेटिक रीजन, डाइवर्स मतलब अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। मीनवाइल कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर डाइवर्सिटी की बात हुई है और यहाँ पर वेरिएशंस की बात हुई है, तो डी ऑप्शन के बाद बी ऑप्शन जा सकता है, तो हमने सेकंड नाम दे दिया इसको। सी और ए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि इसमें दोनों भी प्लेसेस की बात हुई है उनकी कल्टीवेशन की। यहाँ नदन प्लेन की बात हुई है और यहाँ डेक्कन प्लेटू की बात हुई है, तो नदन प्लेन में इसी वजह से बीट और इसका कल्टीवेशन लिया जाता है, और मीनवाइल रीजन्स लाइक डेक्कन प्लेटू ये फेवर करता है माइलेट्स और पल्सेस को। तो भैया हमने सी ऑप्शन पहले ले लिया थर्ड, एंड ए ऑप्शन हमने बाद में ले लिया, एक बार ध्यान में रखिएगा क्यों, क्योंकि मीनवाइल, मीनवाइल माने जहां जिस दौरान, ऐसा बोला जाता है, तो अब कोई तो बात कंटिन्यू करने के लिए मीनवाइल की बात करते हो, तो आपका डी ऑप्शन पहले आ चुका है, उसके बाद जाता है बी ऑप्शन, बी के बाद सी और सी के बाद ए ऑप्शन जा रहा है, सो बी डी सी आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा बेटा से, देखिएगा सॉरी, हाँ डी बी सी है। डी में दिया है भारत की ज्योग्राफी, बी में दिया है ये वेरिएशंस, व्हाई बिकॉज वेरिएशंस इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉप की कल्टीवेशन को। यहाँ पर डाइवर्स क्लाइमेट रीजन्स की बात हुई है, क्लाइमेट रीजन माने जो भी पर्यावरण के जो भी क्या बोलेंगे क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों की बात हुई है, तो यहाँ अलग अलग और यहाँ भी वेरिएशंस, इसीलिए हमने कनेक्ट करने की कोशिश किया है इसको, लेकिन इसको वेरिएशंस को डाइवर्स के साथ। आगे सी ऑप्शन, नदन प्लेन्स इसीलिए वीट और राइस कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं, और जहां तक मीनवाइल उसी दौरान डेक्कन प्लेटू क्रॉप माइलेट्स एंड पल्सेस जो है इनमें ज्यादा जाना जाता है, तो भाई ये सी के बाद ए आता है। इस तरह हमने कुछ सॉल्व किया, यहाँ का बड़ा ट्रिक था आपका मीनवाइल, मीनवाइल, मीनवाइल ये कनेक्ट करता है, ठीक है ना, और बहुत सी बार ये अपोजिट में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये करता है, भाई पर्टिकुलर चीज अगर ऐसी है तो जहां देखा जाए तो ये चीज ऐसी है, अपोजिट। हाँ, और मीनिंग वाइज समझने की कोशिश की, इधर डाइवर्स है तो इधर वेरिएशंस, समझ गया या नहीं समझा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया वाज डिजाइन टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को मेक श्योर गारंटी करने के लिए पीडीएस जो है वो इंडिया में डिजाइन किया गया। रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक पीडीएस मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, रिफॉर्म्स माने चेंजेस जरूरी है पीडीएस को ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, स्पष्ट बता बनाने के लिए, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ये इश्यूज होने के बावजूद क्रूशियल मैकेनिज्म ये रहा है वल्नरेबल पॉपुलेशन को सपोर्ट,
वल्नरेबल माने कमजोर करने के लिए। हाउएवर तथापि इट फेसेस चैलेंजेस लाइक इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा, इंट्रोड्यूस करने वाला स्टेटमेंट देखिएगा सबसे पहले, पीडीएस इन इंडिया वाज डिजाइन टू, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूसिंग। मीनिंग से समझ आ रहा है कि यही फर्स्ट हो सकता है। बी ऑप्शन, रिफॉर्म्स आर नीडेड, रिफॉर्म्स जरूरी है, ठीक है, हम ले लेते हैं इसको। सी में दिया है इन इश्यूज के कारण। अब इन इश्यूज के कारण माने कोई तो इश्यूज आपको देना पड़ेगा, तो आपने दिया है यहाँ, हाउएवर इट फेसेस चैलेंजेस लाइक इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। तो यहाँ इश्यूज की बात हुई है और यहाँ भी इश्यूज की बात हुई है, माने डी के बाद सी आएगा, इसको साइड में लिख दो। अब हम ढूंढ रहे हैं सेकेंड, या फिर कोई भी, मतलब कोई भी ऑप्शन, रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक। अच्छा ठीक है, ये बताता है सोल्यूशन के बारे में। तो ये रूल ना ध्यान में रखिएगा, मैं समझाती हूँ आपको। इन दोनों में प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन जाएगा सेकंड, सी ऑप्शन जाएगा थर्ड और बी ऑप्शन जाएगा फोर्थ पे। ऐसा क्यों मैम? बेटा जी ए ऑप्शन आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, ठीक है, डी और सी की जोड़ी बन चुकी है, तो ये दोनों तो साथ में आएंगे। डी में इंट्रोड्यूस किया है इशू को और सी भी उसी के बारे में बात करता है, परंतु जो बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन उस पे सोल्यूशन देने की बात करता है। तो ये क्रम ध्यान में रखेगा, कभी भी पहले इशू डिस्कस होगा फिर सोल्यूशन डिस्कस होगा। हम कभी भी पहले सोल्यूशन बताकर इशू डिस्कस नहीं करते। सोचो ना, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको पहले दवाई दे दी और फिर बोला कि अच्छा आप बताइए क्या तकलीफ है, क्या करोगे आप? क्या करिएगा आप उस वक्त, क्या करिएगा? ऐसे ही होगा। हम जब तक परेशानी नहीं जानेंगे तब तक सोल्यूशन नहीं देते हैं। तो यही लॉजिक लगा, ये यहाँ पर बड़ी सिंपल बात है। कर लिया ना से, तो हमारा आंसर बन रहा है ए डी सी बी, राइट। और लास्ट प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं अभी बहुत अच्छे से। लास्ट प्रश्न है, एज अ रिजल्ट cities struggle to provide basic amenities to all residents. Addressing these challenges requires comprehensive urban planning and sustainable development. पढ़िएगा। पढ़ लीजिएगा। एज अ रिजल्ट माने इसी वजह से आप जब भी बोलते हो, जब कुछ तो आप पहले बताओ। सिटी स्ट्रगल टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज टू रेसिडेंट्स, ठीक है, एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को संबोधित करते हुए। अब चैलेंजेस की बात हुई होगी कहीं तो, इसलिए बोला है। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्लानिंग जो है इसकी जरूरत है, रिक्वायर माने जरूरत पड़ती है। इंडिया हैज विटनेस्ड रैपिड अर्बनाइजेशन इन रिसेंट डिकेड्स, ठीक है, इंडिया ने रैपिड अर्बनाइजेशन जो है वो विटनेस की है, साक्षी रहा है भारत वो डेकेड्स में, रिसेंट मतलब अभी बीते हुए कुछ दशकों में। एंड दिस ग्रोथ हैज इंक्रीज प्रेशर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। ये जो ग्रोथ है इसने प्रेशर बढ़ाया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पे, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट है आपका सी ऑप्शन, तो ये फर्स्ट होगा, राइट। इंडिया ने रैपिड अर्बनाइजेशन डेकेड्स में क्या भाई देखा है, साक्षी रहा है इंडिया। चैलेंजेस की बात अभी तक हुई नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ए ऑप्शन भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो श्योर डी ऑप्शन आएगा। दिस ग्रोथ हैज इंक्रीज प्रेशर ऑन अर्बन। तो ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा क्या करेंगे भाई, हम प्रेशर पुट किया है। तो सी के बाद डी ऑप्शन आ रहा है। बी में बोल रहे हैं
इन चैलेंजेस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की जरूरत है और एज अ रिजल्ट cities struggle to provide basic amenities to all residents. नहीं, ठीक है, ये जाएगा आपका थर्ड। वाई? बिकॉज ए अब आप ए में बात की है, इसीलिए बेसिक एम्यूनिटी सारे रेसिडेंट्स को नहीं प्रोवाइड कर रही है सिटी, और इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए एक प्लानिंग की जरूरत है। सो भाई बी ऑप्शन है सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड सोल्यूशन हम फॉर श्योर एंड में लिखते हैं। तो आपका सबसे पहला आंसर आएगा सी, देन डी, देन जाएगा आपका ए ऑप्शन, एंड देन जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिएगा सी ऑप्शन और डी ये दोनों जो है वो अर्बनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। डी ऑप्शन में थोड़ा सा चैलेंजेस की बात की है, ए ऑप्शन में भी आपको चैलेंजेस दिखते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, और बी ऑप्शन टेल्स एड्रेसिंग अ सोल्यूशन। अ सोल्यूशन एड्रेस कर दिया माने आप यहाँ आप क्या कर सकते हो बढ़िया से यहाँ पर ये सोच समझ के बता सकते हो कि भाई ये एम है। यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ये बिल्कुल खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की मैं बात करूंगी, बेटा हमेशा कंजंक्शंस पे बहुत ध्यान दीजिए। सबसे पहला रूल। दूसरा सेकंड रूल है होता है नाउन और प्रोनाउन। थर्ड रूल में यहाँ आपको बता दूंगी प्रॉब्लम सोल्यूशन। और फोर्थ रूल की मैं बात करूंगी मीनिंग्स। लाइक जब तक ध्यान में रखिएगा सबसे प्राइमरी बात यही है, जब भी आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट सॉल्व करते हो अगर आपको मीनिंग नहीं समझ में आते हैं तब तक आप उनको सिंक कैसे करोगे, समझ रहे हो? तो भाई मीनिंग्स आ गए। उसके बाद कंजंक्शंस को समझने की कोशिश करिए। हाउएवर, मीनवाइल या फिर वाइल, या फिर ऐसे कंजंक्शंस ना अपोजिट आइडिया दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एज अ रिजल्ट thus, है ना, therefore, consequently माने आप कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हो, परिणाम बता रहे हो, तो ये आपको रिजल्ट शो करेंगे। जो रिजल्ट शो करते हैं वो एट दी एंड आते हैं, ध्यान में रखिएगा, मतलब मोस्टली एंड में होते हैं। लाइक एक तो वो एकदम लास्ट का स्टेटमेंट बताएंगे या तो लास्ट सेकंड या लास्ट थर्ड स्टेटमेंट बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये हो गया अपना सेकंड कंजंक्शन। और एक कंजंक्शन होता है ऑल्सो, ऑल्सो एंड। ऐसे कंजंक्शंस ना बिल्कुल ऐड करते हैं, मतलब दो सिमिलर आइडियाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बट कंजंक्शन भी ले लो, स्टिल भी ले लो, येट भी ले लो, ठीक है? नाउन प्रोनाउन का रूल हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भाई पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन। नाउन नहीं दिया है तो सारे प्रोनाउन ही आते हैं। प्रॉब्लम सोल्यूशन ध्यान में रखिएगा, पहले आप प्रॉब्लम डिस्कस करते हो बिल्कुल, और सोल्यूशन बाद में आप डिस्कस करो। और भाई मीनिंग्स आपको समझना बहुत ज्यादा। तो इन चार हाइलाइट्स पे आज के सेशन में मैंने बहुत ध्यान दिया है, और आप लोग भी बहुत बिल्कुल एक एक बात बढ़िया से समझकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। आपको प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। जब तक यू वोंट प्रैक्टिस इट तब तक यू विल नॉट गेट इट कि हम किस तरह PQRS के स्ट्रक्चर, क्यों क्या होता है ना, आपको 30 to 40 सेकेंड्स होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब उतने समय में पढ़कर समझकर ऑर्डर भी फिक्स करनी है, तो इसी लेवल के PQRS आपको आएंगे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब जिस भी नाम से इसको सॉल्व करो, जिस भी नाम से इसको प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो, समझ गए? चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक ही नहीं, हमेशा आप अपना ख्याल रखिए। तब तक आप इसको बढ़िया से रिवाइज करिएगा। दिवाली का समय चल रहा है, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, ठीक है? एंजॉय करिए, पढ़िए, बहुत धूमधाम से दिवाली मनाइए, और पटाखे नहीं जलाइए। पोल्यूशन होता है, एनिमल को तकलीफ होती है, एनिमल्स को तकलीफ होती है, बहुत बड़े आवाजों से नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, बिकॉज जो उसमें से जो एक्सप्लोजन में जो धुआं निकलता है या फिर डस्ट जो आती है उससे बहुत लोगों को तकलीफ होती है। तो वैसे भी भारतीय संस्कृति में पटाखेबाजी थी नहीं कभी भी। हमने ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट फॉरेन से इंपोर्ट किया है,
तो हम फॉरेन का कॉन्सेप्ट भी उनको लौटा देते हैं और भारतीय संस्कृति के हिसाब से दिए जलाते हैं। ठीक है, आई होप ये रिकॉर्डिंग आपको दिवाली के पहले मिल जाए, वरना दिवाली के बाद मिल जाएगी तो आप हंसने लग जाओगे। ठीक है मैम, हमने तो पटाखे जला लिए, आप तो अभी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।